नमस्कार दोस्तों। अभी हम चलेंगे अभिकेंद्र बल पढ़ते हैं। अभिकेंद्र बल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो शायद सब कुछ ही है, लेकिन इसको अगर आपने नहीं समझा तो आपने इसका मतलब ये हुआ कि आपने कुछ नहीं समझा। ठीक है, सर्कुलर मोशन में, वृत्तीय गति में अभिकेंद्र का मतलब क्या है? केंद्र की तरफ, है ना। तो आप जानते हैं कि अगर कोई कण है ना, ठीक, इसी पे विचार कर लेते हैं कि अगर कोई कण है, ठीक, तो ये डेल्टा टी समयांतराल में, ध्यान से सुनिएगा, डेल्टा सी समयांतराल में P1 से P2 तक पहुंच गया। तो डेल्टा टी समयांतराल में P1 से P2 तक ये क्या किया? पहुंच गया। तो यहाँ से इसको जाने में, P1 से P2 तक जाने में इसे कितना टाइम लगा? डेल्टा टी समयांतराल लगा, है ना। अब एक समान चाल से ही ध्यान दीजिए कि एक समान चाल से चलेगा तो अभिकेंद्र बल लगता है केंद्र की तरफ। आगे इसको हम समझेंगे कैसे लगता है। तो ये यहाँ पे है, तो इसका वेग का दिशा किधर होगा? वृत्त पर इस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे ना, स्पर्श रेखा खींचना आता होगा आपको। तो स्पर्श रेखा की दिशा की तरफ होता है। तो मान लेते हैं कि इसका वेक्टर v1 है, वेग, और यहाँ पे इसकी स्पर्श रेखा इधर जाएगी ना, तो इसका क्या है? वेक्टर v2 है। ठीक है, मतलब एक v2 वेक्टर है और दूसरा क्या है? वेक्टर v1 है। अब हम पहले ही बोल चुके हैं कि एक समान, ये जो वृत्त की परिधि पे जब गति कर रहा है तो एक समान चाल से गति कर रहा है, एक समान चाल से गति कर रहा है। लेकिन हमें पता है कि वेग में क्या होता है? दिशा होती है और परिमाण होता है। तो जब चाल एक समान हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका वेग का परिमाण क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो मान लेते हैं कि वेग का परिमाण क्या है? v है भाई, वेग का परिमाण v है। लेकिन वेग में परिवर्तन हो रहा है। वेग में परिवर्तन केवल और केवल इसीलिए हो रहा है यहाँ से, इस सिचुएशन में, कि वेग की दिशा लगातार क्या हो रही है? बदल रही है। तो जब वेग की दिशा लगातार बदल रही है तो हम ये बोलेंगे कि वेग में परिवर्तन हो रहा है ना। तो वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं त्वरण है इसमें। वेग परिवर्तन हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें त्वरण काम कर रहा है जब ये वृत्त की परिधि पे घूम रहा है। तो भाई वो त्वरण की दिशा क्या होगी? तो हमें ये भी चीज पता है कि त्वरण की दिशा वही होती है जो वेग परिवर्तन की दिशा होती है। तो वेग परिवर्तन की जो दिशा होगी वो त्वरण की दिशा होगी। तो अब इस सिचुएशन में हम इसको, ये जो वेग वेक्टर है ना, तो वेग परिवर्तन क्या होगा? v2 माइनस v1 होगा ना वेग परिवर्तन। यही तो हमारा हो जाएगा वेग परिवर्तन, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। अब हम क्या करेंगे कि वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे, है ना। वेक्टर फॉर्म से हम v2 माइनस v1 को घटाएंगे। तो नीचे मैं लिख देता हूँ, है ना, समझिए एकदम बहुत ही मस्त है। तो ये v2 माइनस v1, तो इसकी दिशा इधर है ना, तो उसकी उसी तरह से दिशा लिखिए। आपको घटाना तो आता ही है। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका v2, है ना। अब v2 में से v1 को घटाना है तो v1 की दिशा इधर है ना, इधर। तो इधर करेंगे नहीं तो मतलब क्या करेंगे? उसका उल्टा करेंगे। तो v2 का माइनस v2 क्या होगा? माइनस v1 क्या होगा इसका? तो इसका अपोजिट साइड में हो जाएगा बस। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो जब अपोजिट साइड में इधर बना देंगे तो घटाने के लिए बस इसमें जोड़ देते हैं, माइनस हो गया ये। तो मैंने ऐसे करेंगे आप, है ना, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये आपका माइनस v1 आ गया, ठीक। तो यार इसका मतलब कि पहले वाले के, मैं एक पहले वेक्टर को आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। हालांकि आप तुरंत फट समझ जाएंगे, अरे यार घटाना तो है इसको। तो ये v2 में से ये v1 हो गया आपका, तो ये आपका हो गया डेल्टा v वेक्टर। ध्यान दीजिए। तो यार आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या है? v है ना। इसकी भी वैल्यू क्या है? v है। तो वेग में परिवर्तन केवल किससे हो रहा है? दिशा के कारण हो रहा है। अब इस दिशा इधर किधर है? इसकी इस तरह से दिशा है। दिशा कहाँ है इसकी? इस टाइप में है। तो अगर आप एक्चुअल में बनाएंगे ना, मैं तो ऐसे बना दिया आपको कि दिखाने के लिए, भाई ये वेग वेक्टर v2 हो गया आपका। अब v1 घटाया तो इसका पलट के यहाँ घट गया, तो इसकी दिशा इस साइड में आ गई, दिख रही है आपको।
लेकिन एक्चुअल में मतलब जो आप बनाएंगे ना उसका, कि रियल में अगर वो बनाएंगे उसका लंबाई नाप के सब बनाएंगे, तो आपको जो ये डेल्टा वी की जो दिशा दिख रही है ना, वो केंद्र की तरफ ही दिखेगी और होगी ही केंद्र की तरफ। वाह यार, तो क्या बात है। तो इसका मतलब वेग परिवर्तन की दिशा किधर है? केंद्र की तरफ है। तो जो वेग परिवर्तन की दिशा है वही त्वरण की दिशा है, क्योंकि त्वरण कहते ही किसको हैं? वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि केंद्र की तरफ एक क्या काम करेगा? त्वरण काम करेगा। ठीक है, अब उसकी वैल्यू पे चलते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, वैल्यू का मतलब कि जैसे उसका मान क्या होगा, है ना, कैसे उसका मान निकालेंगे। तो पहली बात तो आपको ये बात समझ में आ गई कि वेग परिवर्तन की दिशा जिधर है उधर ही त्वरण की दिशा है केंद्र की तरफ। तो उसी जो त्वरण है ना जो केंद्र की तरफ लग रहा है उसे क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र त्वरण बोलते हैं। ठीक, तो मतलब कि केंद्र की तरफ त्वरण लगने का कारण ये है कि वेग में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आराम से ठंडे दिमाग से आपने सोच लिया, समझ लिया। ठीक, अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में क्या करना है कि यार एक ने आपने ये बना लिया ना, एक आपने बना लिया, तो दूसरा इसमें आपको दिख ही रहा है, एक दिख रहा है। ठीक है, तो जो आपको ये त्रिभुज दिख रहा है ना, मान लीजिए ये O है, P1 है, तो आपको त्रिभुज दिख रहा है, क्या दिख रहा है? O P1 P2 लिखता नहीं हूँ, कन्फ्यूजन होगा। ये त्रिभुज जो दिख रहा है ना, ये आप बोलेंगे ये त्रिभुज थोड़े, ये तो त्रिज्यीय खंड है भाई, ये तो त्रिज्यीय खंड है। त्रिज्यीय खंड है, लेकिन अगर इसको आप बहुत छोटा मानेंगे ना तो इसको त्रिभुज मान सकते हैं, है ना, वो त्रिभुज ही हो जाएगा। तो इसका मतलब त्रिभुज आपको P1 P2 और O है ना, वो ये जो त्रिभुज हमने बनाया है यहाँ पे, ठीक, इसका हम नाम रख देते हैं, मान लीजिए A हो गया, B हो गया, ये Q हो गया। A B Q के समरूप में होगा। अब ये तो बोलने से तो होगा नहीं कि समरूप में होगा, है ना। अब विचार करते हैं कि भाई एंगल क्या होगा। ठीक है, ये कहीं कहीं आप इसको देखेंगे तो इस तरह भी बनाया होगा। ठीक है, इसको इस तरह भी बनाया होगा। ये आपका हो गया, ये आपको हो गया V2, ये आपका हो गया V1, और यहाँ से यहाँ तक आपको मिला दिया तो ये हो गया डेल्टा V। ठीक, तो ये जो V1 और V2 के बीच जो एंगल है वो कितना होगा? डेल्टा थीटा ही होगा। इस तरह से बनाया है, तो ये भी कुछ गलत नहीं है, मतलब एक बुक में ऐसे ही दिया है और ये भी एक तरह से सही है। इस तरह आपने प्रैक्टिस किया है कि कैसे घटाते हैं, तो ये है। तो इसमें आप टेंशन नहीं लेना है, इस पर भी सोच सकते हैं, इस पर भी सोच सकते हैं। चलिए इस पर ही सोच देते हैं हम। ठीक है, अब देखिए ये जो डेल्टा थीटा है ना, तो ये भी कोण क्या होगा? ये भी डेल्टा थीटा होगा। अब बोलोगे कैसे भाई, कैसे होगा? तो आप जब यहाँ ध्यान देंगे कि डेल्टा टी में यहाँ से यहाँ तक एक डेल्टा थीटा परिवर्तन हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि P1 पर ही होता तो कोण में परिवर्तन क्या होता है? जीरो होता ना। कोण में परिवर्तन क्या होता है? जीरो होता। और ये जो ये वाला आपका वेक्टर है इसी पे आके चढ़ा रहा था, मतलब V1 पर ही V2 होता, तो V1 और V2 के भी कोण क्या होता? जीरो होता। ठीक है, एक राउंड पे विचार करते हैं। अब मान लीजिए कि एक राउंड मार दिया, एक राउंड मार दिया मतलब कितना बना दिया? 2 पाई बना दिया ना, ये वाला, ये मतलब OP कितना बना दिया? 2 पाई बना दिया। अब फिर अब देखिए कि V1 तो जो यहाँ फिक्स है, अब जब ये चलेगा तो V2 ऐसे ऐसे होता रहेगा, ऐसे ऐसे मतलब एक तरह से समझ लीजिए ये वेक्टर है V2 है, V2 ऐसे ऐसे होता रहेगा, ऐसे ऐसे होता रहेगा, ऐसे ऐसे होता रहेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे होता रहेगा, ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ होगा तो कोण ये बनेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ आ गया तो ये कोण 180 बनेगा। ठीक, जैसे इस पॉइंट पे अगर ये आ गया तो एक मतलब कुल मिला के बात ये है कि आप उसको करके देख लीजिएगा कि V1 और V2 के बीच भी जो कोण बनेगा ना, वो यही कोण डेल्टा थीटा ही बनता रहेगा। ठीक है, तो जब ये बनता रहेगा तो मतलब कि कोण, एक कोण क्या हो गया? बराबर हो गया। वाई आर, इसकी दोनों भुजाएं बराबर है ना, त्रिज्यीय वेक्टर है तो ये पता ही है आपको, बराबर है ना। तो इसकी दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है। इसमें भी ना ये V1 और V2 क्या है? बराबर है, क्योंकि हम इस पे चल रहे हैं, त्रिभुज पे चल रहे हैं। तो त्रिभुज क्या होता है? नॉर्मल एक त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज में इसका परिमाण क्या है? V है, इसका परिमाण भी V है। तो जब V दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब कि ये और ये बराबर है ना, और एक कोण भी बराबर है, एक कोण भी मतलब डेल्टा थीटा है। तो मतलब कुल मिला के बात ये वाला
और ये वाला त्रिभुज जो है ना, कौन सा त्रिभुज, ओ P1 P2, आराम से समझिए, ये समरूप है। क्या है ये, समरूप है। जितना बताने में टाइम लग रहा है उतना है नहीं इसमें दम, समरूप है। और जब समरूप होता है तो अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समरूप है तो क्या आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कि P1 P2 अब बटा में OP, ये बराबर हो जाएगा किसके, AB, क्योंकि ये साइड वाला बराबर है ना, तो साइड वाला बराबर है तो मैंने क्या किया कि ये जो P1 P2 है साइड वाला से हट के P1 P2 अब हटा में OP कर दिया। इसी तरह से साइड वाला ये दोनों बराबर है तो ये डेल्टा मतलब AB अब हटा में क्या हो जाएगा, AB बटा में एक भुजा, तो एक भुजा मतलब आप बोल दीजिए इसको कि AQ है ना, इसमें बोलने की बात नहीं। अब देखिए क्या होगा, P1 P2 है ना यार, P1 और P2, तो P1 और P2 मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा डेल्टा एस है ना, हाँ, क्योंकि ये डेल्टा एस दूरी डेल्टा टी टाइम में तय करता है। तो यार ये हो गया आपका डेल्टा एस बटा में ओपी क्या है, त्रिज्या ही तो है वृत्त की, बटा में आर कर दीजिए। और ए बी क्या है, ए बी वेग में परिवर्तन है ना, तो इसको डेल्टा वी कर दीजिए। ठीक, अब वेग में परिवर्तन बटा में ये क्या है, ए क्यू है। ए क्यू क्या है, ये आप बोलेंगे वेक्टर फॉर्म में है तो इनका वैल्यू क्या है, वी ही तो है। एक समान चाल से तो चल रहा है, एक समान से चाल चल रहा है तो हर जगह इसका आंकिक मान भी क्या होगा, बराबर होगा, मतलब परिमाण बराबर होगा, बदल तो दिशा ही केवल रही है। तो इसका मतलब V1 V2 भी बराबर है, बस दिशा को विचार ना करें तो ये डेल्टा V अब बटा में आपका क्या हो गया, ये ए क्यू क्या है, ये भी हो गया ना। अब फिर इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगा देते हैं, है तो डेल्टा V यहाँ से निकाल लीजिए। डेल्टा V बराबर क्या हो गया, ये हो जाएगा V बटा में R और इधर हो जाएगा डेल्टा S। अब क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में मैं ये यहाँ पे ये लिखा, मैं दोनों पक्षों में डेल्टा T से भाग देने पे, तो दोनों इसको मिला दूँ, दोनों पक्षों में डेल्टा T से भाग देने पे, तो डेल्टा T से भाग देने तो क्या होगा भाई साहब, डेल्टा V बटा में ये हो जाएगा डेल्टा T, कुछ नहीं है जस्ट ए कैलकुलेशन, बटा में R, ये हो जाएगा डेल्टा S बटा में डेल्टा T। ये हो गया। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन और समय से भागे, मतलब वेग परिवर्तन की दर है, यहाँ पे वेग परिवर्तन और डेल्टा टी है ना महाराज, डेल्टा टी से भाग, दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग देना, तो ये भी दूरी परिवर्तन की दर को वेग बोलते हैं। अब ये अगर हम सूक्ष्म समय अंतराल बोलें, जो कि बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूक्ष्म समय अंतराल रहेगा तो उसमें शुद्धता वाली बात आएगी, ठीक है, नहीं तो अपने उदाहरण से आप समझते ही है, भी सोच के देख लीजिए कि उसमें औसत वेग वाला कंसेप्ट आ जाएगा, तो औसत वेग की बात नहीं है, सूक्ष्म समय अंतराल बहुत बोलना जरूरी है। तो सूक्ष्म समय अंतराल के लिए हम दोनों पक्षों का क्या बोलेंगे, लिमिट ले लेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो इसमें क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 कर देंगे, और इधर साइड में भी आप क्या कर देंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। तो ये वाला आपको पता है यार, ये तो कुछ नहीं है, ये तो त्वरण का परिभाषा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। ये है और ये आपका हो गया V बटा में R। अब विस्थापन परिवर्तन वाला है, तो जब इसका लिमिट ये तो बाहर हो जाएगा ना, मतलब ये ऐसे हो जाएगा V बटा में R लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा S बटा में डेल्टा टी हो जाएगा। तो ये क्या है, ये तो V ही है, ये पूरा क्या है V है, लिमिट भी ले लीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा इंटू V। तो ये बराबर क्या हो गया, ये बराबर आपका हो गया V स्क्वायर बटा में R। एक मिनट ध्यान दीजिए, ये जो V है ना, V क्या V है, ये जो वृत्त की परिधि पे घूम रहा है वो वाला वेग है, और डेल्टा S बटा में डेल्टा टी क्या है, डेल्टा S तो परिधि पे दूरी है ना, तो इसका मतलब वही परिधि वाला ही वेग परिवर्तन है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो मतलब आपको क्या निकल गया, A बराबर V स्क्वायर बटा में R, ठीक। तो ये आपको निकल गया अभिकेंद्र त्वरण। तो अभिकेंद्र त्वरण A बटा में क्या, A बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बटा में R। तो आपको पता है कि त्वरण अकेले त्वरण एग्जिस्ट नहीं करता है, त्वरण साथ साथ में रहता है बल के, मतलब जहाँ बल लगेगा वहाँ त्वरण उत्पन्न होगा, अगर त्वरण उत्पन्न हुआ है तो बल लगा होगा, ठीक। तो इसका मतलब कि ये यहाँ त्वरण उत्पन्न हुआ है तो इसका मतलब कि बल लगा होगा, ठीक।
तो ये एक तरह से इसकी दिशा आपको पता है ना, वेक्टर में फॉर्म में बोलें तो आपको पता है कि ये त्वरण है, ठीक। तो इस त्वरण की दिशा जो होगी वही बल की दिशा होगी। तो त्वरण किधर काम कर रहा है ना, ये हम इस डायग्राम के माध्यम से, मतलब हमने जो वेक्टर फॉर्म में बनाया तो उससे हमने देख लिया कि केंद्र की तरफ ये त्वरण लग रहा है, मतलब कि बल भी किधर लगेगा, केंद्र की तरफ लगेगा, ठीक है। बल भी किधर लगेगा, केंद्र की तरफ लगेगा। इसका मतलब कि F बराबर अगर आप क्या करें, m में करें, F बराबर m में होता है ना, तो बल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mv² बटा में r, ये हो जाएगा ना, ये भी हो जाएगा। तो ये अभिकेंद्र बल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक से गलत लिख दिया था, अभिकेंद्र त्वरण है तो यहाँ पे त्वरण वो लिख देना चाहिए मुझे, ठीक है। त्वरण तो आप, मैंने समझ गया, कुल आप सब कुछ आपने समझ लिया कि त्वरण के लिए ये फार्मूला हो गया, तो फिर ये अभिकेंद्र बल के लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ पे अभिकेंद्र बल भी लिख सकते हैं। तो मैंने कुल मिला के जहाँ त्वरण होगा तो फिर बल निकालना वही आसान हो गया फिर, ठीक है। अब इसको आप चाहें तो मैं क्या करूँ, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ये अगर कुल मिला के यहाँ मैं लिखूँ अगर, तो v² बटा में r हो गया ना। तो आपने जस्ट पहले आपने एक डेरिवेशन किया था, ठीक है। क्या डेरिवेशन किया था, v बराबर r ओमेगा किया था ना, तो यहाँ पर रख दीजिए v बराबर r ओमेगा, तो r² ओमेगा² बटा में ये हो गया r, ये हमने रख दिया। तो ये क्या हमारा हो गया, r से r कट गया, तो a बराबर क्या मिल गया आपका, a बराबर हो गया r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। a बराबर r ओमेगा स्क्वायर निकल गया, ठीक है। तो लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इससे डाइवर्ट हो सकते हैं अगर इस चीज़ को आप ध्यान में नहीं रखें तो, भले ही आपको पता हो कि जब एक समान चाल से ना, एक समान चाल से गति हो रही है तभी केंद्र की तरफ त्वरण काम कर रहा है, तभी केंद्र की तरफ बल काम कर रहा है, यूं बोलें, है ना। लेकिन ऐसा बोलना सही नहीं है, क्योंकि अभिकेंद्र बल क्या है, अभिकेंद्र बल अगर मिलेगा ना तभी वो वृत्त में घूमेगा, अभिकेंद्र बल नहीं मिलेगा तो वृत्त में नहीं घूमेगा, समझ गए। मतलब अभिकेंद्र बल कुछ होता नहीं है, वो किसी न किसी का रूप होता है। अगर मान लीजिए रस्सी है, तो रस्सी में बांध के हम घुमा रहे हैं, तो रस्सी के तनाव से अभिकेंद्र बल मिल रहा है। अगर वो तनाव खत्म हो गया तो वो घूमना बंद कर देगा, भाई मैं नहीं घूम रहा, मैं आराम से न्यूटन को फॉलो करूंगा, आराम से चला जाऊंगा। हालांकि यहाँ भी न्यूटन का नियम फॉलो हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं जादू मंत्र, ठीक है। तो अब मान लीजिए किसी, अगर हम क्या बोल रहे हैं कि घर्षण हो गया, ठीक है, घर्षणहीन कोई तल है, उस पर कोई गाड़ी को गोल चक्कर में घुमा रहे हैं, तो जो गोल चक्कर में क्यों घूम रहा है, गोल चक्कर में अभिकेंद्र बल मिल रहा है उसे, तभी वो घूम रहा है। ध्यान दीजिए, ऐसा मत सोचिए कि गोल चक्कर में घूम रहा है तो अभिकेंद्र बल लग रहा है, ऐसा मत सोचिए। ऐसे सोचिए कि अगर वो अभिकेंद्र बल है ना, वो है किसी के कारण है तो ही वो घूम रहा है। जैसे घर्षण के कारण अभिकेंद्र बल मिल रहा है तो वो गोल चक्कर में घूम रहा है, ठीक है। तो एक घर्षण बल अगर आप निकाल लिए ना, तो घर्षण बल का जितना वैल्यू आ जाएगा केंद्र की तरफ, अगर घर्षण बल वो लग रहा है तो आप बोल देंगे कि यार वही mv² बटा में आ रहा है, समझ। तो आपने ये चीज़ पाया कि a बराबर क्या हुआ, v² बटा में r आया ना। तो ये अभिकेंद्र त्वरण था ना, केंद्र की तरफ लगने वाला, हम इसको c से डिनोट करें तो ये था। अगर ये वृत्त की परिधि पर कोई चीज़ घूम रहा है, कोई भी कण घूम रहा है, एक समान चाल से घूम रहा है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो केंद्र की तरफ बल लगेगा, उसको क्या बोलेंगे, अभिकेंद्र बल बोलेंगे, ठीक है भाई साहब। लेकिन ये एक समान चाल से न घूम के, ध्यान दीजिए, एक समान से ना घूम के, एक समान चाल से, ये परिवर्तित चाल से घूम रहा है, मतलब कुछ वेग ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा है, कम है, ऐसे घूम रहा है। जैसे किसी चीज़ को हम ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाएंगे, ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाएंगे तो उसका वेग क्या होगा, ऐसे अगर मान लीजिए यहाँ कम होगा, फिर ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, नीचे सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होगा। तो अगर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाएं या फिर किसी भी कारण से वेग में परिवर्तन हो, तो एक तो स्पर्श रेखीय वेग परिवर्तन होगा, ठीक है। स्पर्श रेखीय मतलब इसको डिस्टेंस जो कवर करेगा स्पर्श रेखीय वेग पर, तो वहाँ पे स्पर्श रेखीय त्वरण होगा। तो स्पर्श रेखीय त्वरण की दिशा क्या होगी कि इस पे खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा में होगी, और अभिकेंद्र बल भी साथ साथ काम करेगा, ठीक है। तो अभिकेंद्र बल का तो हमेशा केंद्र की तरफ ही रहेगा, लेकिन स्पर्श रेखीय भी वहाँ आ जाएगा,
तो दोनों का एक मतलब मिला जुला रूप होगा, तो केंद्र की तरफ नहीं भी काम कर सकता है। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि जब एक समान चाल से गति करेगा तो आप आंख मूंद के बोलिए कि केंद्र की तरफ अभिकेंद्र त्वरण लगेगा। अगर एक समान चाल से नहीं गति करेगा तो आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि केंद्र की तरफ बल काम करेगा। ठीक है, स्पर्श रेखीय त्वरण और अभिकेंद्र बल दोनों का मिला जुला रूप होने से वो केंद्र की तरफ नहीं भी काम करेगा, ज़्यादातर नहीं ही काम करेगा, केंद्र की तरफ भी किसी सिचुएशन में काम कर सकता है, क्योंकि वो बदलता रहता है ना, तो केंद्र से गुजर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।